ओके, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट उसका नाम है चाइनीज सेल्समैन प्रॉब्लम। सही है। और इस टाइम पे क्या है, थ्योरम है कि जिसका एल्गोरिथम फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस इन ए कनेक्टेड सिंपल अनडायरेक्टेड विद इज पाथ। सही है। तो इसमें इसका मतलब यही है कि आपके पास दो लोकेशन के दरमियान जितने भी डायरेक्शंस हैं उसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपको बताना है। सही है। तो आपने वर्टिसेस को इसमें यूज करना है, इसको बताना है तो दोनों में फर्क क्या है हमारे पास, तो मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए, अब आपके पास जो है, जब हम कोई लाइन प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर होता है। मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये गोल है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूज है, दैट इज इन एजेस। अच्छा, और जो लाइन है हमारे पास दैट इज ए वर्टेक्स। ठीक है। तो अब होता क्या है, आपके पास ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये आपने शॉर्टेज से निकालना होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है वो पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आप फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से जाने के बाद फिर आप यहाँ गए, और उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे आ गए। ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो लाइन से फिर लाने के बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गए। ओके, अब देखिए इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ से चले, इस पॉइंट का नाम था ए और इस पॉइंट का नाम था लेट से पी पॉइंट था। तो हमने जब इसको लिखा, ये एक शहर का नाम है ए, ठीक है, और इस शहर का नाम है पी। ठीक है, ये दो डेस्टिनेशन है। इसके दरम्यान आपके पास एक शहर आया के, उसके बाद एक जो शहर आया वो आया एल, तो एक शहर आया आपका ओ, ओके, फिर आपके पास आया एक्स, और फिर हमारे पास आया बी। सही। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट चीजें मौजूद है। अगर मैं इसको बनाऊं तो हमारे पास एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो अब आपको बताना है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, इनकी कुछ वैल्यूज भी हैं जो असाइन की जा रही है। ओके, लेट से इसकी वैल्यू हमारे पास 7 है। ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, 5 है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने 8 कह दिया, बल्कि इसको हम कह रहे हैं 12। ठीक है। तो अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। अच्छा, अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें, अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें और आपसे देखें कि वैल्यूज क्या आएंगी, तो पहली बात ये है कि हमारे पास आएगा, आप 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 9 कितने हो गए, 21, 21 और 3 कितने हो गए, 24, 24 और 2 कितने हो गए, 26। यानी कि अगर हम इस पाथ को फॉलो करें, यानी कि ए के ओ एल ओ एक्स बी 2 बी, तो हमारे पास जो है 24 आ रहा है। मगर हम ए से बी सी तक फॉलो करें, हमारे पास 12 आ रहा है। तो वहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हमारे पास होगा 12। ठीक है। नो, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो होगा 12। ठीक है, आपने ये जवाब लिखा। ओके, यही आपसे क्विज में पूछा गया है, यही चीज अगर क्विज में पूछी गई है तो आपको इसको वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, सर चले हम आगे चले। अच्छा, जो मैंने बताया आपको ये वही चीज यहाँ पर भी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपके पास ग्रैंड रैपिड्स है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रैंड रैपिड्स है, ये जगह है हमारे पास। दूसरी जगह सगिनो है। तो ये तीसरी जगह आपके पास डेट्रॉइट है। चौथी जगह हमारे पास क्या है, कलाम जो है। और पांचवी जगह क्या, टोलीडो है। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि जाने के रास्ते कौन कौन से हैं? तो अथवा ये रास्ता भी है, अथवा ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है। तो आपने क्या करना होगा कि हर रास्ते के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, देखना होगा
कि हमारे पास क्या बन रहा है। यानी कि 113 आप जो सॉल्व करना है, वगैरह सॉल्व करना है, मैं इसको लाइनें बना कर दिखा देता हूँ आपको, जब आपको सॉल्व करना है। यानी कि आप पहले जो है वो यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा, हर एक को फॉलो करना जरूरी है, कोई आप छोड़ सकते नहीं। फिर आप जो है वो यहाँ से यहाँ है, ठीक है। फिर आप जो है क्या किया आपने, यहाँ से फिर आप यहाँ पे आए, ठीक है, ओके। फिर आपने क्या किया, फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ पे आए, फिर आपने क्या किया, फिर यहाँ से लेकर आप यहाँ पर आए। इस सारी वैल्यू आपने काउंट कर ली, 113, 137, 133, 142, 92। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता लगे कितना डिस्टेंस है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ आपके फाइंड करना है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, शॉर्टेस्ट पाथ को आपने फाइंड करना। तो आप इस तरह से निकालते चले जाएंगे, आपके पास वैल्यू चली आती चली जाएंगी। अच्छा भाई, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा सोल्यूशन, हाँ ये सोल्यूशन। अब आपने क्या किया कि आप डीप राइट पे आए, टोलीडो पे आए, ग्रैंड रैपिड्स पे आए, सिग्नाव पे आए, सिलामजो पे आए, और वापस डीप राइट पे आए। तो मैंने वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो गलत बता दिया था। वापस उस जहाँ से चले हैं वहीं वापस आना है। तो अब आपके पास क्या है, डीप राइट से चले आप, और डीप राइट पे ही वापस आना है आपको। तो आपके किलोमीटर कितने बने, या भी देखिए, आप चले डिट्रॉइट से, और आप घूम फिर के वापस गए, और पूरा एक जगह यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप गए डिट्रॉइट से, ओके, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए। ऐसा कोई छूटे ना इसमें। आपको ये बात फॉलो करनी है कि आपको छूटे ना। फिर आप जो है क्या किया आपने, फिर आप यहाँ गए, और फिर आप वापस आए, और फिर आप यहाँ पे आए, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसका जवाब जो है वो क्या बन रहा है, ये आपने बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, डिट्रॉइट जो है वो रिपीट हो रहा है, डिट्रॉइट, टोलीडो, ग्रैंड रैपिड। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सगीना है, कलामजो है, डिट्रॉइट है। फिर डिट्रॉइट, टोलीडो, ग्रैंड रैपिड, कलामजो, सगीना एंड डिट्रॉइट। डिट्रॉइट, टोलीडो, ये आपने हर उसको जो चेक करना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपको बताना है। अच्छा ये आपका क्विज है, ये आपका क्विज है। अच्छा क्विज का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर है। अच्छा उसमें है क्या, उसमें ये फाइंड शॉर्टेस्ट रूट इन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड कमेडियन, न्यूयॉर्क एंड केप में, यूजिंग दीज नोट्स। तो आपने फाइंड करना है कि न्यूयॉर्क, द शॉर्टेस्ट रूट इन डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड कमेडियन। अच्छा न्यूयॉर्क क्या है और कमेडियन क्या है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या। मगर आपने सारी नोट्स को जैसे फॉलो करना है, किसी को आपको तो ये आपका ये क्विज होगा, ये आपने बताना है कि न्यूयॉर्क से आप आ गए, वुड ब्रिज पे आ गए, सही है। फिर आप जो फिर इस पे टैंक्सन पे आ गए, फिर एसबरी पे आ गए, फिर एटलांटिक पे आ गए, फिर केप मैरी पे आ गए, फिर कैफेडस पे आ गए। इस तरह से आपने सारी चीज़ों को फाइंड करके उसमें बताना, ठीक है मेरा बेटा। तो ये आपका विभाग से चीज। उसके बाद और ये जो क्वेश्चन हो गए, ओके। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये आज का जो था वो काम था जो आपको बताना है। नंबर 2, अब हमारे पास क्या है, लेक्चर। जो हमारा लेक्चर जो हमें आज के दिन पढ़ना है वो है क्या।
इससे पहले मैं आपको बता दी, मैंने चीजें आपको काफी सारी चीजें बता दी है। अब मैं आपकी थ्योरी बता देता हूँ आपको कि क्या है क्या। Which is instance of the traveling salesperson. The traveling salesperson problem asks for the circuit of minimum total weight in the weighted, completed, and directed graph that visits each vertex exactly once and returns with starting point. This is equivalent to for asking Hamilton circuit with minimum total weight in the complete graph. इन हैमिल्टन सर्किट भी यही कहता है जिसका वेट सबसे कम है, और इसका वेट सबसे कम है यानी कि जो टोटल पाथ है उसमें जो वेट सबसे कम है वही आपके लिए जो है जबरदस्त है, ये आपने बताना। सही है, यानी कि आप पहले जगह पहले सर्किट पे गए, दूसरे सर्किट पे गए, तीसरे सर्किट पे, और जो टोटल सर्किट के अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे कम है वही बेस्ट। अच्छा, डिजिटल एल्गोरिथम uses ON operation addition in comparison for find the length of product for between two vertices connected in a simple and directed way। अच्छा, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड होता क्या है, ये मैं आपको टेक्निकल डिफरेंस बताता हूँ दोनों में क्या होता है। ठीक है। अच्छा, पहली बात बताता हूँ अनडायरेक्टेड क्या होता है। आप यहाँ से यहाँ गए, तो कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी। आप यहाँ से यहाँ गए, 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 और यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद आपने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो बनी नोट वो कौन सी बनी, वो होगा एक ये बनी, 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 और एक ये। ठीक है बेटा, ये सारी नोट्स बनी है हमारे पास। अब इसमें है क्या है कि कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि इससे जा भी सकते हैं वापस जा सकते हैं, फिर वो डायरेक्शन नहीं है। यानी कि ऐसी सड़क है इसमें जाना आना एक ही जगह पे। अच्छा, इसी को जो है अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ है, इसको हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसको कहते हैं अनडायरेक्टेड। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लेते हैं। जैसे आप यहाँ से यहाँ गए, 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 और यहाँ से आप यहाँ। अभी डायरेक्शन है, यानी कि आपने इसी पाथ को फॉलो करना है, और आपने कोई चीज फॉलो नहीं करनी, इसी डायरेक्शन में आपने जाना है। आप रिवर्स नहीं आ सकते। रिवर्स आने का मतलब ही कि मैं यहाँ से वापस आना चाहूँ, मैं नहीं आ सकता। ये चीज जो है बहुत जरूरी है। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है मेरा बेटा, तो इसमें दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब भी हम चाह रहे हैं। हाँ, ये वही चीज है। सही है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको ये वही चीज है। मैं इसको एक्सेल पे आपको इस चीजें मैं करवा दूंगा आपको। मेरे ख्याल से कुछ चीजें मैंने करवाई भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सेल में बता भी दूंगा। ओके, तो ये आप ये चीजें जो मुझे आपको करवानी है, तो आपने इससे याद रखना है। कोई ज्यादा मुश्किल चीजें इसमें है नहीं। इसमें आपको जो बेस्ट पाथ है आपने बताना है कि क्या है क्या नहीं है। आप उसको प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर आपने उसको डेमोस्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ये मैं इस चीज को अभी रोकता हूँ। मेरे ख्याल से ये मैंने करवा दिया था, आई थिंक मैंने इसको करवा दिया था। और ये कि मगर ये एक्सेल वाला काम मैंने नहीं करवाया, एक्सेल वाला काम मैं आपको ही करवा दूंगा। अब तो ये मैं अपने सप्लाई चेन की लैब बनाऊंगा, और लैब के अंदर सब चीजें करवा दूंगा। तो आपको मुझे रिमाइंड करवाना है कि सर आपने लैब बनानी है सप्लाई चेन।
अच्छा, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। Identify factors that need to include in the total cost and making global sources decision. Define uncertainties that are particularly relevant when designing global chain. Explain different studies that may be used to mitigate risk in the global supply chain. Understand decision tree technology methodology used to evaluate supply chain design decision and uncertainty. Impact of globalization on supply chain network. Opportunity to stimulate grow revenues and decrease costs accompanied by significant additional risk. Difference between success and failure often ability to incorporate suitable risk mitigation into supply chain design. Uncertainty of the demand, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को आगे बताया जा रहा है अभी। अच्छा, इसमें है क्या, सप्लाई चेन नेचुरल डिजास्टर, इसका इम्पैक्ट जो 35% होता है। सही, यानी कि आपकी वही सड़कें हैं वो बंद हैं, बर्फबारी हो गई है, ये हैवी रेन्स हो गई हैं, या फिर आपके पास कहीं आग लग गई है, तो ये तमाम चीजें फॉल कर रही है। शॉर्टेज ऑफ स्किल रिसोर्सेज 24, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 20%। ये तमाम चीजें आपने इनको याद रखनी है कि कितना परसेंट इम्पैक्ट आता है सप्लाई चेन पे। टेरिफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कार्गो और वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल प्राइसेस, यानी फ्यूल प्राइसेस को बदले जाना। करंट फ्लक्चुएशन, इसमें डॉलर के भी जो है रेट है उसमें फ्लक्चुएशन, उस सेंस में बात हो रही है। उसके बाद ये पोर्ट ऑपरेशन, कस्टम डिलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। और परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन पार्टनर्स है, लॉजिस्टिक कैपेसिटी है, आपके पास फोरकास्टिक प्लानिंग एक्यूरेसी है, सप्लायर प्लानिंग कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन इन टेक्नोलॉजी 25%। सबसे जो खतरनाक है परफॉर्मेंस ऑफ सप्लाई चेन पार्टनर्स, यानी आपके जो पार्टनर्स हैं वो किस तरह से क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर्स देते हैं या सप्लाई देते हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं नहीं, इसका इम्पोर्टेंट बहुत इम्पैक्ट है। अगर वही अब सप्लाई नहीं कर रहा है तो काफी ज्यादा से, और फ्यूल प्राइसेस, जो आपने फ्यूल प्राइसेस पहले रखे हुए थे जॉब में, दोनों फर्क है। द ऑफशोर डिसीजन टोटल कॉस्ट, comparative advantage in global supply chain, quantify the benefits of offshore production along with the reason, two reasons of offshore failures, focusing exclusively on unit cost rather than the total cost। देखिए इसके अंदर जो है ना आपके पास यूनिट कॉस्ट जो है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सही है, एग्जाम्पल जो है आपके पास क्या है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है अलीबाबा को। सही है, आपने अलीबाबा को एक ऑर्डर प्लेस किया, वो था क्या, एक शर्ट थी, टी शर्ट थी। अच्छा, उसमें अलीबाबा वालों ने जो टी शर्ट का जो है वो प्राइस रखे थे, वो रखे थे उन्होंने, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो है प्राइस रखे थे अलीबाबा वालों ने टी शर्ट के, वो थे ₹900 प्लस डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, ये इन्होंने चीजें रखी थी, ₹900 डिलीवरी चार्जेस। ये एक टी शर्ट की इसकी प्राइस 900 बिल्कुल सही है। आज जब टी शर्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार सही है बिल्कुल। मगर कहने का मतलब यही है कि ये 900 रुपए की जो टी शर्ट है, वो जब आपने इम्पोर्ट की और आपने पहनी, तो उसके जो डिलीवरी चार्जेस लगे, वो कितने लगे, वो आपके लग गए ₹1000। लग गए 1000। तो आपके पास टोटल कॉस्ट बनी, वो जो आपको टोटल कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, तकरीबन ये टी शर्ट आपको पड़ी ₹1900 की। सही है, तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी ₹1900 की, आपको टोटल कॉस्ट आपको पड़ी। तो अब आप ये मुझे बताइए कि आप क्या नेक्स्ट टाइम इसको इम्पोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सही, अब आप फैसला आपका है, अब करेंगे या ना करें। तो कहने का मतलब यही है, तो इसकी जो रीजन है, इसकी जो रीजन है वो रीजन क्या है कि ये टोटल कॉस्ट, ये देखेंगे। हाँ, ये देखो, ये टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट का ही मैट्रिक्स यहाँ पे बता दी जा रहा है। तो आपके ग्लोबल, अच्छा इसमें जो है आपके पास सबसे, इसमें फोकसिंग एक्सक्लूसिव ऑन यूनिट कॉस्ट। अभी हर यूनिट कॉस्ट पे जो है आप एक प्रोडक्ट पे जब आप पैसा दे रहे हैं तो वो आपके पास पैसा ज़्यादा ही होगा देन द टोटल कॉस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिटिकल रिस्क फैक्टर आपको छोड़ना पड़ेगा। सही, क्रिटिकल रिस्क फैक्टर नहीं, कोई ऐसा फैक्टर जो है वो कुछ जला हुआ है, फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है, तमाम ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, या क्रेडिट है, ये सारे फैक्टर्स हैं आपको खत्म करने पड़ेंगे। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट क्या है? अच्छा इसमें क्या है, ऑफ डिसीजन टोटल कॉस्ट। इसमें क्या, परफॉर्मेंस, ऑर्डर कम्युनिकेशन, ऑर्डर प्लेसमेंट, मोर डिफिकल्ट कम्युनिकेशन। तो एक्टिविटी क्या है हमारे पास, नंबर वन, impacting performance, order placement, impacting of the performer, more difficult communication, supply chain visibility, scheduling and expedition in poor visibility। ऑफशोरिंग के मायने कि आप ये ऑर्डर दे रहे हैं कहीं दूर से, ऑर्डर दे रहे हैं किसी और कंट्री से, आप ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको हम ऑफशोरिंग कह रहे हैं। सही है, तो ये मैं अगर आपको ये क्लिक करूँ, इम्पैक्ट ऑफ ऑफशोर जो हमारे पास क्या है, ये हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। मगर यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, कि कम्युनिकेशन मसला होता है आपके पास, पुअर विजिबिलिटी है, could go either way depending on raw material sources। तो ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, रॉ मटेरियल है या नहीं, यूनिट कॉस्ट क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ, आपके पास अगर आपके पास जीन्स है, अमेरिका में जीन्स बन रही है तो उसके पैसे जो है वो ज़्यादा होते हैं, मगर वही जीन्स जो अगर मेक्सिको में बन रही है तो उसके प्राइस जो है कम होते हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर लेबर चार्जेस कम है, या वही चार्जेस यहाँ पे चाइना में कम है, तो आपको यूनिट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो पॉइंट जो हमारे पास ये है कि आपका यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, फिक्स कॉस्ट डिक्रीजिंग, क्वालिटी में सफर। इसमें क्वालिटी को आपको जो है हो सकता है कि आपको कंप्रोमाइज करें, हो सकता है कंप्रोमाइज ना करें, दोनों सूरतों में चीज़ें हो सकती हैं, मगर बेस्ट जो है वो यही होता है कि अगर बता दें कि ये क्वालिटी मेंटेन करें तो ये हो जाएगा। फ्यूल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे जो है चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। टैक्सेस एंड टैरिफ जो है ये बहुत ज़्यादा फर्क करते हैं आपके पास, इंडिया में कुछ है, चाइना में कुछ है, पाकिस्तान में कुछ है, इसे बहुत मैटर करते हैं टैक्सेस एंड टैरिफ, उस पर कस्टम वाले चार्जेस लगाते हैं। अच्छा, सप्लाई लीड टाइम, ये समझ लीजिए आप लोगों को, बच्चों को आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आईफोन की कॉस्ट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस बेस की कॉस्ट है आईफोन की, ऐसे ही है ना। आईफोन की कॉस्ट क्या है, 1 लाख प्लस मौजूद है आपके पास, मगर जो आपको टैक्स देना है आपके पास, वो टैक्स जो है डिफरेंट है, वो टैक्स जो है वो डिफरेंट है। टैक्स जो हमारे पास क्या है वो डिफरेंट है, डिफरेंट टैक्स के हिसाब से आपको उसमें देना पड़ेगा कि वो क्या है क्या नहीं, सारे फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है। तो सप्लाई लीड टाइम चीज रिजल्ट इन द पुअरर फोरकास्ट एंड हायर इन्वेंटरी। देखिए अगर आप और कहीं से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको कम से कम वो आपको 1 हफ्ते का टाइम आप उनको दे दें दूसरे को, मगर आप अपने एंड से जो है आप कहते हैं कि डिलीवरी टाइम में एक्सीड फ्रॉम 10 डेज। सही है, तो आप ये लिख के देखते हैं कि डिलीवरी टाइम में एक्सीड फ्रॉम 10 डेज, यानी कि 10 दिन से ज्यादा हो सकता है। मगर ये जो अपना जो ये चला रहे होते हैं तो उसमें 7 डेज का बता रहे होते हैं कि 7 डेज के अंदर आपने ये प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, the global supply chain is offshore increasing the length and duration of formation product in cash flow, or compensating cost of managing supply chain can be significant with higher expenses, quantity factors and track then over time. Big challenges with offshoring is increased risk and its potential impact on the cost। ऐसे देखो बेटा, ये जो है ये चीजें भी पुरानी, तो आजकल के दौर के अंदर क्या है कि अगर आपके पास कोई भी चीज ट्रैक हो रही है तो उसमें डिफरेंट जगहों में सेंसर्स लगे हैं। सही है, अब कहाँ गई, अब कहाँ गई, अब किधर गई, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास मैंने अभी आपको बताया ना, तो हम ये लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये वेयर हाउस से निकली,
एयर हाउस से निकलने के बाद जो है ये एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से क्या हुआ, ये फ्लाई किया उसने, फ्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गई पाकिस्तान, पाकिस्तान में आने के बाद ये आ गई आपके पास एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आ गई ये आपके पास कस्टम वाले के पास, कस्टम के बाद कस्टम क्लियरिंग एजेंट के पास आ गई, कस्टम क्लियरिंग एजेंट ने फिर ये आपको दे दी। अब आपके पास कितने फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास, अभी सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ मौजूद हैं, ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स मौजूद हैं, फिर डेज जो है डिफरेंट। अब यहाँ से ये जो डेज है हमारे पास, ये 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 इन्होंने 7 दिन इनको दिए हैं, कितने दिए हैं, ये 7 दिन इन्होंने जिसको ऑर्डर प्लेस किया उसको देंगे 7 डेज के अंदर हमें बता दे, सही। उसके बाद ये अपना डेज काउंट करते हैं और ये हर पॉइंट पर जो है ये सेंस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेंसर होते हैं, सेंसर होते हैं, RFID रीडर्स होते हैं। ये सेंसर आपको बताते हैं कि अब इस पॉइंट पे ये चीज कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन बताते हैं, लोकेशन प्लस टाइम, दोनों चीज आपको बता रहे होते हैं कि अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ आपको आपको ट्रैक, इसको हम कहते हैं पार्सल ट्रैकिंग। अगर आपने कोई चीज इम्पोर्ट की हो कभी ना कभी तो आप बहुत आराम से जानते होंगे इस चीज को हम कह रहे हैं। तो ये विद टाइम जो है ये चीजें काफी इम्प्रूव हो चुकी है। अच्छा बेटा, the offshoring decision total, the key element of total cost, supplier price, term, delivery cost, inventory in warehouses, cost of product quality, customer duties, value-added taxes, local tax incentives, cost of risk, procurement staff, broker fees, infrastructure, tolling, mold cost, exchange rate, trend, and their impact. देखिए इसमें जो सबसे खतरनाक वाली बात है ना, वहाँ पर क्या है, इसमें सबसे वाली बात है वहाँ पर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के माने ये है कि आपने जिस हिसाब से आपने चीजें करी थी अब वो रेट वो नहीं, सही। अब आपने लेट से आपकी प्रोडक्शन जो थी जो आपने की उसमें डॉलर जो था, फॉर एग्जांपल जो है डॉलर था वो 160 रुपए का था, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आपके पास अगर वही प्राइस आपके पास अनस्टेबल होते हैं, चेंज होते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट तो आता ही आता है। उसके बाद होता है ब्रोकर फीस। ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो कस्टम वाले कितने चार्ज लगा रहे हैं, तो कितने लेके जा रहे हैं, तो ब्रोकर फीस से मैटर करेगी, बहुत जरूरी है। ब्रोकर है कि जो आपका सामान छुड़वाएगा कस्टम वालों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर कस्टमर ड्यूटीज नहीं, कस्टम ड्यूटीज होती है। ये कस्टम ड्यूटीज जो है कौन यही करवाएगा, ब्रोकर ही करवाएगा, कस्टम ड्यूटीज का काम जैसा ही है वो ही करवाएगा। अच्छा, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग की इसकी जो है रेंट कॉस्ट होती है, इसकी क्या होती है हमारे पास, इसकी जो है उसका रेंट कॉस्ट होती है। अच्छा, ये जहाँ पर भी रखा जाता है उसके आपको पैसे देने पड़ रहे होते हैं, तो ये रेंट जो है आपको दिया जा रहा होता है। नॉर्मली लोग रखवाते नहीं है इस चीज़ को, जो बताते हैं एक पॉइंट दूसरे दूसरे चीज होता है, तो ये करवाने वाले ये चीज़ लेट से आपको वेयर हाउस में पड़ेगी और आपने जाके जैसे गाड़ी है आपकी, तो गाड़ी जो है कंटेनर में रखी हुई है, तो कंटेनर की जो आपके पास कॉस्ट है, जहाँ जहाँ पे कंटेनर को पोर्ट पे रखी हुई, तो आपको कॉस्ट पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसे, तो आपकी कॉस्ट जो अब बढ़ जाएगी, ठीक है। This includes supply disruption, supply delay, demand fluctuation, price fluctuation, exchange rate fluctuation। सही है, तो ये रिस्क है, रिस्क के माने ये वाली चीज है वो इतनी आसान नहीं है, समझ लो। रिस्क के माने क्या है, इसमें सप्लाई डिसरप्शन, सप्लाई आपके पास जो हो रही है वो सप्लाई के अंदर कोई बिगाड़ आ गया है या फिर अनइवन है वो, सप्लाई डिले जो है आपके पास इसमें अनइवन है आपके पास। डिमांड फ्लक्चुएशन के माने फिर डिले है, डिमांड के माने जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं जो चीज़ें बना के दे रहे हैं, तो लोग जो है उसको क्या, उसको उस डिमांड को जो है वो वेलकम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि कभी फ्लक्चुएट, कभी बढ़ रही, कभी कम हो रही है, ये डिपेंड कर रहा होता है। लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए पाकिस्तान ने जो है वो आपके पास जैपनीज कार, जैपनीज कार इम्पोर्ट, सही है, तो पाकिस्तान ने उसको अलाउ किया हुआ था, ठीक है। तो आपने अलाउ किया होता तो इसका इम्पैक्ट क्या था,
सही है। तो आपके पास लोकल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट क्या था? लोकल इंडस्ट्री में इनका इम्पैक्ट ये था कि आप इनको पेमेंट करें और आपको विद इन 40 डेज गाड़ी मिल जाती थी। ऐसे ही। ओके, अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने क्या किया, जापानीज जो गाड़ियों का इंपोर्ट है उसको उन्होंने रोक दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इसके इंपोर्ट को उन्होंने रोक दिया। जब इसको रोक दिया तो अब ये 40 डेज जो है, 40 डेज नहीं हुए, बल्कि अब हो गए कितने, ये चले गए 6 मंथ चले गए। ठीक है बेटा, तो 6 मंथ से चले गए। तो आपके पास हुआ क्या कि अब आपके पास ये फ्लक्चुएट हुआ नहीं हुआ, हाँ ये फ्लक्चुएट हो गया। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब यही है कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह से नहीं चलाई जा रही होती हैं। अगर आपने इम्पोर्ट पर बैन लगाना है तो आप इसमें टाइम लगाते हैं कि जितनी इम्पोर्ट्स हैं हमारे पास वो उसको जितना प्रोसेस हो चुकी है वो तो इम्पोर्ट हो जाए एटलीस्ट, उसके बाद जो है उसको बैंड लगाने भी हो सकता है। और इंडस्ट्री से पूछते हैं कि अगर हम इसको बैंड लगा रहे हैं तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जो डिमांड सप्लाई को मेंटेन करेंगे। तो क्या कंपनी कभी भी ये नहीं बोलेगी कि हम डिमांड सप्लाई को मेंटेन करेंगे, वो फौरन पैसे बढ़ा देंगे। तो आज में एक एक कार पे जो है तकरीबन 8-8 लाख रुपए जो है ये एडिशनल जो है वो ले रहे होते हैं, जो कि एक गलत बात है। अच्छा, इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन, disruption, natural disaster, war, terrorism, labor dispute, supply bankruptcy, delays, high capability utilization, supply resource, system-based information, infrastructure breakdown, system division or extent of system being network, forecast based inaccurate forecast due to long lead time, seasonal product variety, short life cycle, small customer based information। देखिए इसमें डिस्ट्रप्शन जो है नंबर 1 पर है। सही, इसमें ये तमाम फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर, आपके पास जंग हो गई, सही है, कहीं धमाका हो गया, अच्छा लेबर ने स्ट्राइक कर दी, सही, जैसे इंडिया में होती है, सही है, क्या आपके पास स्ट्राइक कर दी, जैसे अभी किसानों ने स्ट्राइक की हुई है, तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद क्या है, सप्लायर बैंकरप्सी, यानी कि सप्लायर का पैसा ही डूब गया। ठीक है, वो जो है जो सप्लाई करता था, बना के बेचता था वो, सही है, वही लॉस में चला गया क्योंकि मार्केट से वो पैसा वापस नहीं मिला उसे, ताकि वो बिजनेस को रन कर सके। अच्छा, उसके बाद आ गया डिले। डिले के माने है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सप्लाई सोर्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई सोर्सेज, पुअर क्वालिटी और यील्ड एट सप्लाई सोर्स। तो इसमें क्या है, डिले के माने क्या है, पुअर क्वालिटी है हमारे पास, कैपेसिटी नहीं है वो बनाने की। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप जो है वो जो आपने काम करवाना है वो आप करवा नहीं सकते, लाइट के इशूज हैं, इनफ्लेक्सिबल इशूज हैं, तमाम तमाम फैक्टर्स इसमें तो उन्होंने लिखे नहीं है, मगर आप लोग मुझसे अक्सर जानते हैं कि डिले की रीजन क्या है। फिर सिस्टम रिस्क। ठीक है, सिस्टम रिस्क के माने इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन सिस्टम। देखिए जैसा कि आपके पास एक एयरलाइन है, उसका नाम है सर्न। मेरे ख्याल से ये सर ई है, सर्न एयरलाइन है। तो सर्न एयरलाइन जो है, अगर आप लास्ट मंथ का उठा के उनका स्टेटिस्टिक देखें तो वो उनका जो है इंफॉर्मेशन आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बैठ गया था वो। तो वो कोई भी फ्लाइट जो है वो लेके नहीं जा रहे थे इधर उधर। तो ये सिस्टम रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बैठ गया था वो। फोरकास्ट इज इनएक्यूरेट फोरकास्ट ड्यू टू लॉन्ग लेट टाइम, सीजनल प्रोडक्ट वैरायटी, शॉर्ट लाइफ साइकिल, कस्टमर बेस्ड इंफॉर्मेशन। आपकी ये फोरकास्ट है वो सही, तो आपकी ये फोरकास्ट है वो सही नहीं है, तो ये एक अनदर फैक्टर है। या आपने जो टाइम रखा हुआ वो टाइम सही नहीं रखा हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क। इसमें क्या है हमारे पास, वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन, ग्लोबल आउटसोर्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन, ग्लोबल आउटसोर्सिंग एंड मार्केटिंग। और यानी कि आपके पास एक देखिए दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं आपके पास। एक होती है आपके पास वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल।
तो वर्टिकल जो है इंडस्ट्रीज वो होती हैं कि डेफिनेटली कि आपकी मार्केट डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है और सप्लाई चेन आप ग्लोबली दे रहे हैं। जैसे कि हम आजकल की बात करें या उसकी टेस्ला की बात करें, टेस्ला कार की बात करें, तो टेस्ला कार के अंदर जो है भाई एक ही चीज़ है हमारे पास, वो है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी है। अच्छा, जो लिथियम बैटरी होती है हमारे पास, वो तकरीबन उसके पैसे होते हैं तकरीबन 1,20,000। ठीक है, ये आपके पास होती है। इसमें जो है आपके पास गाड़ी के अंदर 1,20,000 का एक, समझ लें सीपीयू के साइज की जो है एक बैटरी होती है, तो उसकी कीमत जो है वो ये होती है। तो अब आपने कितने एम्पेयर की डिपेंड कर रहा होता है कि आपने लगाई हुई है। तो अगर आप पूरी गाड़ी में बैटरी मौजूद है और उससे आपने मोटर चलानी है कार की, तो जो टेस्ला का, तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। और जो व्हील लगे हुए हैं तो उसके अंदर डेनमो लगा हुआ है। तो डेनमो करता क्या है कि वो बैटरी को चार्ज कर देता है, तो वहाँ से गाड़ी के अंदर जो डिमांड सप्लाई होती है पूरी होती रहती है। तो ये आपके पास डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि एक दफ़ा आप खरीदेंगे गाड़ी, आपके पास चीज़ें जो हैं वो चलने लगेंगी सही सही से। तो ये वाली बात है। प्रोक्योरमेंट रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, प्राइस ऑफ इनपुट, फ्रैक्शन प्राइस, नॉर्मल सिंगल सोर्स, इंडस्ट्री प्राइस। प्रोक्योरमेंट रिस्क के माने ये एक्सचेंज रेट जो है फ़र्क है, प्राइस ऑफ इनपुट फ़र्क है, फ्रैक्शन परचेज फ़र्क है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप प्रोक्योरमेंट है खरीदारी, उसमें जो रिस्क फैक्टर जो है सारे आप देखेंगे इसके अंदर। रिसीवेबल लिस्ट, नंबर ऑफ कस्टमर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है आपका, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं आपके पास, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ कस्टमर कितने हैं, ये सारे के सारे रिसीवेबल लिस्ट हैं। इसके बाद क्या है, नंबर इन्वेंट्री। आपके पास इन्वेंट्री जो है वो आपने किस कस्टमर पहले खरीदी, आप कितनी खरीदी है। तो अब इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है इन्वेंट्री की। तो लेट से आप बिस्किट खरीदते हैं, तो आप एक दफ़ा टिकी पैक ले लें जमा बिस्किट का, सही, और टिकी पैक आप 6 महीने पुराना वाला देखें। तो आजकल का जो टिकी पैक है उसके अंदर देखेंगे कि बिस्किट होते कितने 5 रुपए वाले में, और आप अगर 1 साल पुराने वाले में देखें तो कितने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों, उसकी रीज़न क्या है, आपके पास जो प्राइस है फ्लोर के वो चेंज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो इस वजह से क्वांटिटी जो बिस्किट थी वो कम कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद कैपिटल रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल रिस्क साथ साथ चला रहा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। गुड नेटवर्क डिजाइन कैन प्ले a significant role in mitigating supply chain risk. Every mitigation strategy comes at a price and may increase other risks. Global supply chains should generally use a combination of rigorously evaluated mitigation strategy along with a financial strategy has uncovered risk. तो ये इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, फैक्टर नहीं होता। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है सप्लाई चेन रिस्क, ये है कि आपका सामान कहीं फंस ना जाए, पकड़ ना लिया जाए, कोई बहरी कज़ाक उठा के ना ले जाए, कोई जहाज ना डूब जाए, कोई और ऐसा मतलब है, ऐसे इंश्योर्ड होते हैं, हर चीज़ इंश्योर्ड होती है, मगर फिर भी ये फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट काउंट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो फैक्टर है हमारे पास, एवरी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी कम्स एट प्लेस एंड मेन चीज अदर रिस्क। अच्छा, एवरी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, जब आप कोई भी चीज़ों में चेंज करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई रिस्क जो है उसका बढ़ जाता है। सही, ये चीज़ें जो है काउंट कर रही होती है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है। लेट से आप आपने जहाँ पे कोई वेंडर ले लिया आपने किसी और जगहों पे, आपने अपना जो है कोई नुमाइंदा ले लिया वहाँ पे, या आपने डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपने सामान रखवाया वो सामान लेके भाग गया। सही है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, इसके लिए प्रॉपर आप जो है लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और श्योरिटी रखवाते हैं, श्योरिटी के अगेंस्ट उसको जो है वो सामान जो डिलीवर कर रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो है आप बिजनेस में चला रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, इंक्रीज कैपेसिटी, फोकस ऑन लो कॉस्ट डिसेंट्रलाइजेशन कैपेसिटी फॉर। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर जो है जो मैंने नहीं बताया था लास्ट में, कहाँ जाएगी। अच्छा, इसमें अनकवर्ड रिस्क के माने क्या है, लाइक से बारिश में ज़्यादा हो गई, जैसे कराची में लास्ट ईयर हुआ था, तो आपके पास एक जो है पूरा का पूरा जो मॉल था, वो उसके जो बेसमेंट थी उसमें पूरा का पूरा सामान, ये सारे फैशन के अंदर जो जितना भी फर्नीचर की मार्केट थी पूरी की पूरी पानी में डूब गई, और करोड़ों रुपए का जो फर्नीचर जो था वो आज वो 2 कौड़ी का हो गया वो।
वजह क्या है, पानी दे दिया, वो काफी टाइम तक पानी के अंदर पड़ा रहा बिकॉज ऑफ वो वाटर ड्रेनेज नहीं थी। सारे फसल की बात कर रहा हूँ, कोई छोटी मोटी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। सही है, तो ये सब फैक्टर्स में काउंट होते हैं। Increased capacity focus on low cost, decentralized capacity for predictable demand, build centralized capacity for unpredictable demand, increase decentralization as the cost of capacity drops. Get redundant suppliers, um, it's a low cost, increase capacity के माने focus on low cost, decentralization capacity for predictable demand, build centralized capacity for unpredictable demand, increase decentralization cost of capacity. Get redundant supplier, more redundant supplier for high volume product, less redundancy for low volume product, centralized redundancy for low volume product, and a few flexible suppliers. ये get redundant suppliers के अंदर ही हो रहा होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि more redundant supplier for high volume product, तो different suppliers को आप ले रहे होते हैं ताकि हम high volume इनकी प्रोडक्ट को जो है वो सप्लाई करवा सकते हैं। डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, एक सप्लायर नहीं होते, कई सप्लायर्स होते हैं ताकि चीज़ों को हम देख सकें इवनली। increase responsiveness favor cost over responsiveness for a commodity product, favor responsiveness over cost for a long for a short life cycle product, favor cost over responsiveness, favor cost है हमारे पास for commodity product। सही है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप फेवर देते हैं कि भाई ये आप ये लेंगे तो हम आपको ये चीज़ इसमें भी दे देंगे। आप क्या फेवर दे रहे होते हैं, जैसे लेट से आपके पास एक फैमिली है, उसके अंदर आपको टॉवल चाहिए, तो आपने कहा कि एक टॉवल की प्राइस जो है लेट से आपके पास $1 है, तो उन्होंने कहा हम $1.5 के अंदर या $1.8 के अंदर हम आपको दो जो है वो दे देंगे आपको टॉवल। तो ये इससे फर्क पड़ता है। फेवर कॉस्ट ओवर रिस्पॉन्सिवनेस फॉर कमोडिटी प्रोडक्ट। सही है, तो फेवर कॉस्ट हम दे देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इतने टाइम के अंदर हमें रिप्लाई करेंगे तो हम आपको ये कर देते हैं। डिपेंड कर रहा होता है, जैसे कि आपके पास 14 अगस्त की जो सेल होती है, मेगा सेल होती है, या 25 दिसंबर की मेगा सेल होती है, ये दराज इंक्रीज इन्वेंट्री, डिसेंट्रलाइज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, इन्वेंट्री ज़्यादा रखें मगर डिसेंट्रलाइज रखें, एक जगह मतलब increase flexibility, favor cost flexible products, higher volume products, favor flexibility for unpredictable low volume products। ये जरूरी है आसपास। उसके बाद इंक्रीज एग्रीगेशन एज अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ, पुअर और एग्जीक्यूटिव डिमांड। तो जिन लोगों की जो है वो डिमांड इतनी नहीं है या जो है अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ है, तो ये आपको मॉनिटर करना है कि क्या क्या चीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात है, ज़्यादा हम ये बात करें कि आपके पास लेट से डालडा की प्रोडक्ट बहुत महंगी, अब डालडा ने जैसे अपने प्रोडक्ट निकाली है उसके अंदर उन्होंने कलौंजी का इस्तेमाल कर दिया और लोगों को अपील किया कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेस्ट है, तो उसकी डिमांड एकदम राइज हुई। तो आपने डालडा का एक अलग जो है आपने हेड बनाना पड़ा है और उसके अंदर चीज़ें को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये तीसरी चीज़ है वो ये है इंक्रीज सोर्स कैपेबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या है, प्रीफर कैपेबिलिटी ओवर कॉस्ट फॉर हाई वैल्यू हाई रिस्क प्रोडक्ट, फेवर कॉस्ट over capability for low value commodity products, centralized high capacity in the flexible sourcing possible। तो increase source capability जो इसमें है, prefer capability for over cost for high value high risk products, जिनकी कीमत भी ज़्यादा है और उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो है हैंडल विद केयर, यहाँ डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं जो आपको बना रहे होते हैं, और तो प्रॉपर आपके पास जो सप्लाई है उसकी बहुत ज़्यादा एहतियात से करवानी पड़ती है। लेट से आपके पास जैसे टीवी है, तो ये तो आपके पास 14 जो 18 टीवी है, तो उसकी डिमांड सप्लाई आपको जो है वो इतना आसान नहीं होगा उसको सप्लाई करवाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, flexible training and containment, three broad category of flexible new product flexibility, ability to introduce new products into the market, develop it। अच्छा, नई प्रोडक्ट से जो है आपके पास मार्केट में इन देने का फायदा होता है, पुरानी प्रोडक्ट से जो है वो लोग जैसे दिल भर जाता है। तो नई नई प्रोडक्ट जो मोबाइल के अंदर होता है, होती सब चीज़ें वही नहीं, एक एक चीज़ें नहीं डाल के वो मार्केट में बेच देते हैं। जैसे आप आईफोन की बात करें तो आईफोन की वही प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2-3 साल पहले से अभी भी वही नहीं, मतलब पैसे ज़्यादा ले रहे हैं वो। So mix flexibility ability to produce a variety of products within a short period of time is mix flexibility time। volume flexibility ability to operate profit at different levels of output। डिफरेंट पैसे ले रहे होते हैं डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ। अच्छा, हमारे पास क्या फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग कंटेनमेंट,
डेडिकेटेड नेटवर्क के माने हैं कि भाई ये आपने इनके लिए बनाना है, आपने डेडिकेटेड कर दिया, यानी कि ये प्रोडक्ट आपने इन्हीं के लिए बनाया है। लेट्स से क्लोथिंग पे काम करना है तो आपने ये क्लोथ बनाना है सना सफीना के लिए, ये लॉन बनानी है आपने, क्या कहते हैं, सितारा केमिकल के लिए, ये आपने बनानी है खाड़ी के लिए, ये आपने बनानी है गुल अहमद के लिए, ठीक है। तो आपने डेडिकेट कर दिया, ये मिक्स नहीं सकते। या फुली फ्लेक्सिबल नेटवर्क के माने ये है कि हमारे पास रिन्यूएबल नेटवर्क बन गया, यानी कि ये इनको भी दे रहा है, ये इनको भी दे रहा है, ये इनको भी दे रहा है, इनको, यानी एक ही प्रोडक्ट है डिफरेंट लोग दे रहे हैं। चाइनीज कंपनी होंगे, अभी चाइनीज कंपनी क्या कर रही है कि आपके पास चाइनीज कंपनी ये है हमारे पास, और ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो जो चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या, चेन नेटवर्क विद वन लॉन्ग चेन। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये इनको भी प्रोवाइड कर रहा है, ये इनको प्रोवाइड कर रहा है, सही। इसलिए इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप क्या कि सेक्शन बना देंगे भाई, ये आप जो इन दोनों को देखेंगे दोनों इस तरह से है। इन्होंने कहा आप इन दोनों को देखेंगे, ये बंदा जो है ये इन दोनों को देखेगा, फिर आपके पास ये वाला बंदा जो है इन दोनों को देखेगा, फिर ये बंदा, चेन नेटवर्क विद वन लॉन्ग चेन, वन लॉन्ग चेन के थ्रू चीजों को आखिर वाला जो है पहले वाले के साथ शेयर करेगा। यानी कि समझ लीजिए कि आपके पास इसको कनेक्शन कोई नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये इसको शेयर कर रहा होगा। The same network with two short chains, तो टू शॉर्ट माने यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ हम लेके चल रहे होते हैं इसमें। ये आपको समझाने के लिए इस तरह से भी कंपनी किस तरह से चीज़ों को रन कर रही है। ओके, तो दो हमारे पास और स्लाइड्स हैं, उसके बाद जो है फिर हम इसको, वो आपसे क्विज बेस हो जाएगा तो आपसे फोकस कीजिएगा। A flexibility increase in the manager's benefit derived from the increased flexibility decreases with demand essentially longer chain pool available. A long chain may have a higher flexible cost, multiple smaller chain coordination more difficult across the single long chain. ये ज़रा मुश्किल होता है इसके अंदर। Flexibility and scaling are effective when dealing with the demand fluctuation, but less effective when dealing with the supply uh, disruption। तो ये सप्लाई डिसरप्शन के लिए लेस इफेक्टिव है, मगर डिमांड के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सबके बाद क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जो डीडीसीएफ कहते हैं, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड अलाउ मैनेजर टू कंपेयर डिफरेंट कैश फ्लो स्ट्रीमिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल वैल्यू। तो ये डीडीसीएफ चलाते हैं। आप अगर फ्लैट खरीदने जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू बाय अ फ्लैट, आप फ्लैट खरीदने जाते हैं, अच्छा अब ये इंस्टॉलमेंट आपको करते हैं 5 साल की, इंस्टॉलमेंट करते हैं 5 साल की। अच्छा अब ये क्या करते हैं ये 5 साल के बाद जो डॉलर के प्राइस होंगे, सही है, उसके हिसाब से ये फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर के जो प्राइस होंगे उस हिसाब से बनाएंगे कीमत। यानी कि समझिए आज डॉलर जो है 150 रुपए का है, सही है, तो ये $1 जो है हमारे पास कितना है, तो 150 का है, ठीक है। अब ये फोरकास्ट क्या कर रहे हैं, ये अगले 5 साल की फोरकास्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 सालों में डॉलर जो है, फॉर एग्जाम्पल आई माइट बी रॉन्ग, ये हो जाएगा 180 का मिसाल के तौर, सही है। तो अभी जो कीमत लगाएंगे फ्लैट की अगर इस वक्त कीमत जो है फ्लैट की फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए, सही है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख, 1 करोड़ रुपए की कीमत है फ्लैट की। तो अब ये जो फोरकास्ट करेंगे तो इसमें इन्होंने देखा कि आपके पास जो है कितना फर्क पड़ा। तो आपके पास जो है 150 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो ये बनेगा 3 5 जा 3 6 जा, तो 500 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया तकरीबन, ये जो पैसा जो लगाएंगे इसके बाद, सही है,
ये जो पैसा बढ़ा कर देंगे तकरीबन तकरीबन ये करके दे देंगे ना। 5/6, तो आपके पास पॉइंट लेवल जो लगा है 6/48, सही है। और पॉइंट तकरीबन 8%, इसी का आप 8% आप बढ़ाएंगे आपके पास, तो आपके पास 10% जो है इसका हो गया 1 करोड़ का, 10% 10 लाख रुपए हो गए। तो ये जो कीमत जो लेके आ रहे हैं तकरीबन आराम से, ये जो प्राइस होंगे ये फोरकास्ट करेंगे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख जो है ये प्राइस जो है इसकी लगाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपना वो क्विज कीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।